हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस फिलोसोफर को पढ़ने जा रहे हैं वो है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स की, जनरल कॉन्सेप्ट्स की और भी कई वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स और साइकोलॉजी, पंजाबी, करंट अफेयर्स। तो आप मेरे चैनल को एक दफ़ा जाके गो थ्रू करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको पसंद आए। ठीक है जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसके बैकग्राउंड को सबसे पहले पढ़ते हैं। इसके बैकग्राउंड इतना ज्यादा नहीं मैंने लिखा क्योंकि इसके बैकग्राउंड का इसकी थ्योरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा पढ़ने की या पेपर में लिखने की भी जरूरत नहीं है। सो ये एक इंटेलेक्चुअल लीडर था और ये उस टाइम का वक्त था कि जब इनलाइटनमेंट एरा एरा चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हर तरफ आ रहा था, पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म्स हर जगह पे आ रहे थे। जो इंग्लैंड की किंगशिप थी वो खत्म हो रही थी, लोग डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे और डिक्टेटरशिप दुनिया में खत्म हो रही थी। लोग जो आर्मी डिक्टेटर्स के या कोई कोई किंग्स के अंडर थे वो आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन लेकर आ रहे थे और ऐसी रिफॉर्म्स आ रही थी कि जिससे लोगों को आज़ादी मिल रही थी। ठीक है। और ये रियल फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म था। और उस वक्त जब आपको पता है लोगों को आज़ादी मिलना शुरू हो रही होती तो जो लोग आज़ाद होते हैं वो सोचते हैं कि अब क्या नया कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल किया जाए कि जिससे दोबारा से हम लोग गुलाम ना बन जाए। तो उस वक्त इसीलिए नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो बन रहे थे। जैसे कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट आया था कम्युनिज्म का, तो इन्हीं टाइम के दौरान ये एक कॉन्सेप्ट उसने दिया था यूटिलिटेरियनिज्म का। और ही वॉज द रियल फाउंडर। मतलब कि सबसे दुनिया में पहला जो कॉन्सेप्ट यूटिलिटेरियनिज्म का आया था वो इसी ने दिया था। ठीक है। लॉयर बाय प्रोफेशन था लेकिन कभी इसने प्रैक्टिस नहीं किया था, ये इसकी अपने बारे में। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है वो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूटिलिटेरियनिज्म को समझने के लिए आपको ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। अब ह्यूमन नेचर के ऊपर भी ना हर बंदे ने डिफरेंट बात की है। हॉब्स ने डिफरेंट बात की, लॉक ने डिफरेंट बात की, रूसो ने डिफरेंट बात की। हॉब्स ने मेरे ख्याल से इंसान को ये कहा था कि इंसान जो है वो एक अनाप्रस्त आदमी है, एक बहुत ही बुरा उसने इंसान को करार दिया कि उस इंसान की नेचर बहुत बुरी है। लोक ने कहा कि इंसान की नेचर बुरी नहीं है और रूसो ने भी तकरीबन यही कहा। सो हर फिलोसफर के ह्यूमन नेचर के लिए जो उसके व्यूज थे वो डिफरेंट थे। इसके भी व्यूज कह लें अच्छे थे। वो ये थे कि इंसान जो है वो प्लेजर सीकिंग और पेन अवॉइडिंग नेचर है उसकी, मतलब कि वो खुशी चाहता है और पेन से अवॉइड करना चाहता है। ये उसकी नेचर है। अब इसके अंदर वैसे उसने बुरा या अच्छा नहीं कहा, लेकिन कह ले उसका ये पॉजिटिव था कि मतलब वो लड़ना नहीं चाहता, बस वो पेन को अवॉइड करना चाहता है। इसलिए वो फ्यूचर में लड़ता भी है अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए कि फ्यूचर में मुझे पेन ना उठानी पड़े, इसलिए वो पेन अवॉइडिंग काम करता है। सो यूटिलिटी के ऊपर अब आते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म की बात है। तो यूटिलिटेरियनिज्म को समझने से पहले हमें ये यूटिलिटी का वर्ड जो इसके साथ लगा हुआ है इसको समझना पड़ेगा। वो उसके मुताबिक, बेंथम के मुताबिक, यूटिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका जो आपके पास जब हो तो आपको उससे बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज होता है, प्लेजर होता है, गुड और हैप्पीनेस होती है। अब एक इंसान की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं हूँ और अगर मेरी कोई वाइफ है, ठीक है, या अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आपको उससे क्या होगी, आपको उससे खुशी मिलती है। और उस घर अगर उस लड़की की बात कर लें, अगर आप ये कह रहे हैं ना ऑब्जेक्टिफाइड में करना शुरू हो गए, अगर वो लड़की की बात कर लें, उस लड़की के पास अगर उसका शोहर है तो उसके शोहर की उसको खुशी है। अगर उसके पास गोल्ड है तो उसके गोल्ड, उसके पास सोना होने की उसके पास खुशी है। अगर वो उसको बिजली टाइम पे मिल रही है, गैस टाइम पे मिल रही है उसको, उसके घर को, उसके पास अपना घर है। सो utility can be anything, it can be living thing, it can be non living thing. So anything जो आपके अंदर एक हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे, एक प्लेजर प्रोड्यूस करे, वो क्या होगी, यूटिलिटी होगी। ये इस तरह ही हो सकता है कि अगर आपके घर में गैस आ रही है और आपकी रोटियां वक्त पे बन रही हैं, तो जिसको वो रोटियां बन के मिल रही हैं या जो वो रोटियां आसानी से बना रही है, तो वो भी एक प्लेजर ही है ना, वो भी एक खुशी आपको महसूस हो रही है ना, आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करी है, आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करी। सो इट इज ऑल्सो यूटिलिटी। ठीक है। अगर आपके शोहर घर में जल्दी आते हैं और आपको अपना टाइम ज्यादा देते हैं, सो इट इज अ यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू बेंथम। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, वो आपको खुशी प्रोवाइड कर रही है, आपको शोहर का वो वक्त। सो आपके शोहर का वो वक्त इज ऑल्सो यूटिलिटी। सो यूटिलिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए आपको बड़े खुले जहन से सोचना पड़ेगा। ठीक है। सो अब इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर आगे ये समझ आएगी।
सो एवरी दोज एक्शंस आर राइट विच कैन प्रमोट हैप्पीनेस और प्लेजर। वो कहता है हर वो एक्शन सही है, हर वो काम जो हम करते हैं वो सही है, हर वो रूल जो पास करते हैं वो सही है, हर वो लॉ जो हम पास करते हैं वो सही है, अगर वो हैप्पीनेस और प्लेजर प्रोड्यूस करे। समझ रहे हैं? और हर वो लॉ पास नहीं करना, हर वो काम नहीं करता इंसान जिससे पेन प्रोड्यूस हो या तकलीफ हो या गम प्रोड्यूस होता हो। ठीक है, सो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म था। अब इस एक इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल की बात हुई ना, एक इंसान, इंडिविजुअल इंसान की बात हुई है, इसका आगे हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट होगा अगर ये अप्लाई किया जाए तो। इसको अभी सबसे पहले तो इसको समझ लेना यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को। एंड में मैं आपको एक भी करूंगा कि अभी तो हम इंडिविजुअल की बात करें, जब हम पूरी पब्लिक की बात करेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, इसके फीचर्स पढ़ते हैं। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट ने आपकी पूरी नेचर को सम अप कर दिया है। मतलब कि अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि अगर एक घर में आग लगी हो, ठीक है, सो आप अंदर उसको बचाने जाएंगे। घर में आग लगी है, आपके बच्चे हैं अंदर, तो आप बचाने जाएंगे। आपको हो सकता है हाथ जल जाए, बाजू जल जाए, पूरा चेहरा जल जाए, पूरी कमर जल जाए, कुछ भी हो जाए आपको। आप अगर बच्चों को बाहर बचा कर आएंगे तो आपको एक खुशी महसूस होगी, लेकिन आपको इस वक्त मेंटल पेन महसूस हो रही जहां जहां आप जले हैं। लेकिन सॉरी, फिजिकल पेन महसूस होगी जहां जहां आप जले हैं, लेकिन एक मेंटल हैप्पीनेस है जिसके लिए आपने ये एक्शन लिया। ठीक है, सो दिस इज यूटिलिटेरिज्म। आप वो काम करते हैं जिससे आपको खुशी महसूस होती है, इवन चाहे वो ऑन दी वर्ज ऑफ या ऑन दी बेसिस ऑफ योर फिजिकल पेन। ठीक है, आपको फिजिकल पेन मिलने के बाद भी आपने वो काम किया, क्यों? क्योंकि आपको एक मेंटल पीस मिल रहा है, एक मेंटल हैप्पीनेस मिल रही है। दिस इज व्हाट यूटिलिटेरियनिज्म इज, दिस इज योर नेचर इज। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होते हैं आप, मतलब कि आप रिजल्ट के ऊपर बेस करते हैं। आप, इट डजेंट मैटर कि आपके एक्शंस क्या हैं, आप रिजल्ट बेस्ड आदमी है। मतलब कि अगर आपके कुछ करने से कुछ अच्छा होता है, तो चाहे आपने वो काम गलत तरीके से भी किया हो, आपके लिए वो ठीक होता है। मतलब कि अगर आपके झूठ बोलने से कोई खुशी महसूस हो रही है किसी को, या ऐसा झूठ नहीं कि मतलब जो बाद में जाके दुख मिले, ऐसा झूठ बोलने से वो किसी को खुशी महसूस हो रही है जिसको बाद में भी अगर उसको पता भी चल जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आप जो बड़े बड़े जॉकर्स होते हैं, जो जो कॉमेडी स्पीचेस करते हैं, वो सारा झूठ ही बोल रहे होते हैं ना, वो कौन सी असल में अपनी बातें बता रहे होते हैं। सो ऐसी झूठी बातें जिससे लोगों को खुशी मिलती हो, वो एक्शन भी राइट हो जाता है। वही मैं कॉमेडी स्पीचेस की बात करूं, आपको पता है वो कॉमेडी स्पीच वाला बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो अगर अपनी कोई पुराने किस्से सुना रहा है तो वो झूठे किस्से सुना रहा है जस्ट टू मेक यू लाफ। ठीक है, लेकिन आप उसको ठीक कहते हैं, आप उसको कभी भी ये नहीं कहते यार ये तो बड़ा झूठा आदमी है, ये तो बड़ा खराब आदमी है, ये तो बड़ा मक्कार आदमी है। लेकिन वही बंदा अगर किसी बैंक में जॉब करता हो और वो अपने मैनेजर से झूठ बोल रहा हो, तो आप ये कहेंगे बड़ा मक्कार झूठा आदमी है, जॉब से भी निकल सकता है। सो यही बात है कि हम रिजल्टेंट बेस्ड आदमी है। रिजल्ट जो होता है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा एक्शन ठीक था या गलत। ठीक है, और दूसरा इसने कहा कि ये क्वांटिफाइएबल है, जो जो हैप्पीनेस है ना, आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई मतलब देयर मस्ट बी सम नंबर्स, कि जिन नंबर्स के तहत हम ये कर सकेंगे कि यार ये इतने परसेंट हैप्पी है, ये बंदा ये परसेंट इतने ये बंदा इतने परसेंट कम हैप्पी है। जैसे कि अगर मेरे पास गाड़ी, घर, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, ये सब कुछ है, तो शायद हो सकता है कि वो क्वांटिफाई ये भी, क्योंकि यूटिलिटीज है ना वो सारी मेरी, बीवी, बच्चे, घर, कैरियर, सब कुछ। तो उसकी कोई, उसने कहा कि कोई नंबर्स जो है हम बना सकते हैं जिससे कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं आपकी खुशी को, आपकी यूटिलिटेरियनिज्म को। और उसने कहा दिस इज नॉट सिमिलर टू सेल्फ इगोइज्म। उसने कहा ये अनाप्रस्त जो लोग हैं, ये वो बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है, ये सेल्फ इगोइज्म से बिल्कुल डिफरेंट बात है। वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि आप, कई काम ऐसे होते हैं कि जिसको करके आपको खुशी महसूस होती है लेकिन उसमें आपका घाटा और होता है। जैसे कि अगर आप ज़कात देते हैं या किसी को पैसे देते हैं वैसे ही, जस्ट फॉर उसकी मदद करने के लिए किसी गरीब को, तो उसमें आपका तो नुकसान ही हो रहा है ना एक तरह से। आप देखें उसमें आपका आपके पैसे जा रहे हैं, ठीक है, आपने इतनी हार्ड अर्न मनी जो है वो उसको दे दी, लेकिन एक दिली सुकून जो है ना, जब आप किसी गरीब को पैसे देते हैं तो आपको महसूस होता है। ठीक है, सो वो जो दिली सुकून आपको महसूस हो रहा है ना, वो है यूटिलिटेरियनिज्म। आप आप अपना घाटा करवा कर भी जो आपने फिजिकली इतनी पेन काट के पैसा कमाया,
फिर भी आप उसको कह रहे हैं लोगों को दे रहे हैं जस्ट फॉर दैट कि आप उसको उससे प्लेजर लेना चाहते हैं, खुशी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। सो उसने ये क्राइटेरियाज बताए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ नंबर्स के तहत ये क्वांटिफाइबल है। सो उसने ये 7 क्राइटेरिया बताया कि जिसके तहत आप क्वांटिफाई कर सकते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को, आप हैप्पीनेस को, प्लेजर को क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, गिन सकते हैं मतलब, ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, सर्टेनिटी, इसके बीच में कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे देखने भी पड़ेंगे क्योंकि मैं आपको इसमें गलत नहीं गाइड करना चाहता। अच्छा जी, सर्टेनिटी जो होता है वो होता है नो डाउट, मतलब कि वो जो आपको खुशी मिल रही है, क्या आपको 100% श्योर है कि वो होना भी है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हर के साथ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको याद समझ आए और याद रहे। जैसे आपको पता चले जी आपकी शादी होने वाली है इस तारीख को, बट यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट कि आपकी शादी, 100% श्योर नहीं कि आपकी शादी होगी, ठीक है, आपकी इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट डजंट मीन कि आपकी शादी भी होगी वहां पर ही, सो यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट थिंग, ठीक है। सो आई यू विल नॉट बी 100% हैप्पी अबाउट दैट। जहां जब निकाह हो जाएगा या जब शादी के पेपर साइन हो जाएंगे तब आप 100% हैप्पी होंगे। इंगेजमेंट पे आप 100% हैप्पी कभी भी नहीं होते, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर है जी फिकेंडिटी। फिकेंडिटी का मतलब होता है वेदर इट लीड्स टू एडिशनल प्लेजर और नॉट, क्या उस जो चीज आपको मिल रही है, जो यूटिलिटी आपको मिल रही है, उसके होने से क्या आपको एडिशनल प्लेजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जो नॉर्मल चीजें चलती हैं जैसे रोजाना की वैसे ही चली जा रही है। मतलब कि अगर आपके जो शोहर है वो आपको रोजाना एक फूल ला के देते हैं, ठीक है, एक बीवी को वो रोजाना फूल ला के दे रहे हैं अपनी, तो वो जो एडिशनल प्लेजर वाली जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगी क्योंकि रोजाना फूल ला के देते हैं। लेकिन अगर हफ्ते में एक दफा फूल ला के देते हैं या कोई सरप्राइज इवेंट उनके लिए अचानक से वो कर देते हैं, सो इट विल, जो उनका एक रोजाना जो उनका अपना वक्त उनको देने की वजह से जो प्लेजर मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा प्लेजर भी मिलेगा क्योंकि उन्होंने उनके लिए एक सरप्राइज अरेंज की, ठीक है। सो फिकेंडिटी का मतलब आपको समझ आ गया। फिर जी प्रोपिनक्यूटी। प्रोपिनक्यूटी का मतलब होता है हाउ सून इट विल अकर, कितनी जल्दी जो है वो होने वाला है। मतलब कि अगर आपकी इंगेजमेंट हुई है और आपने कहा जी 15 दिन बाद आपकी शादी है, तो आपको ज्यादा खुशी होगी इंगेजमेंट की भी। अगर आपकी इंगेजमेंट हुई है क्या 2 साल बाद आपकी शादी है, तो आपको, आप कहेंगे यार ये तो इंगेजमेंट भी ना ही करते, वैसे ही रहने देते जैसे रह रहे थे। सो ये इससे भी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंट खुशी हो रही है। यही बात है ना, अगर आपकी एंगेजमेंट हो और आपकी 4 साल बाद शादी हो तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी इस एंगेजमेंट की, लेकिन अगर वही आपकी एंगेजमेंट हो और 10-15 दिन बाद शादी हो तो आपको ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी। फिर जी इंटेंसिटी देखते हैं, उस खुशी की इंटेंसिटी या उस इवेंट की इंटेंसिटी कितनी है। ये फिर दोबारा मंगनी एंगेजमेंट की मैं आपको दूंगा, एंगेजमेंट और निकाह की, कि आपकी एंगेजमेंट हुई तो आपको उसकी खुशी की इंटेंसिटी कम है, आपकी शादी हुई तो आपको उसकी खुशी की इंटेंसिटी ज्यादा है। ये वो तब शादी की बात करो या एंगेजमेंट की बात करो जब आप एक दूसरे को पसंद करते हो, जो ना करते हो वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अच्छा जी, प्योरिटी की बात कर लेते हैं। प्योरिटी में भी मैं आपको एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट दोबारा से बताता हूँ ताकि आपको वो एक एग्जांपल से समझ आती रहे बात। फिर शादी की बात ही करते हैं। लेट अस सपोज आपको कोई लड़की पसंद है या आपको कोई लड़का पसंद है, आपको उसकी नेचर, आपको उसके एटीट्यूड, उठना बैठना, पैसा, सब कुछ पसंद है, लेकिन आपको उसकी शक्ल इतनी पसंद नहीं, मतलब कह रहे शक्ल 70% पसंद है, 100% पसंद नहीं है, आप उससे फिर भी शादी कर लेते हैं, तो उस शादी से आपको 100% खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि देर आर सम कॉम्प्रोमाइजेस दैट यू आर डूइंग, ठीक है। या आप किसी और को पसंद करते थे, उसको छोड़ के आपको किसी और को शादी करनी पड़ रही है, तो शादी इटसेल्फ एक खुशी तो आपको दे रही है, बट इट्स नॉट 100% खुशी। सो प्योरिटी भी आपको ये कहती है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या आपको उससे 100% खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या वो या वो काम करने से आपको पेन मिक्स होकर तो नहीं साथ मिली। जैसे कि अगर आप किसी और को पसंद करते थी या करते थे तो आप किसी और से शादी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो 100% खुशी नहीं मिलेगी, प्लस आपको पेन भी होगा कि यार काश मेरे साथ वो हो जाता। आप ऑब्वियसली सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे। फिर ये एक्सटेंट
कितने लोगों को वो खुशी जो है वो इफेक्ट कर रही है। ठीक है, सो इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज, अगर आपके घर में कोई बेबी जो है वो आता है, पैदा होता है, पैदाइश होती है, सो उसके पैदा होने से क्या सिर्फ आप दोनों खुश होते हैं? क्या आपके जो माँ बाप हैं वो नहीं खुश होते? जो दादा बनते हैं, जो दादी बनते हैं, जो नाना बनते हैं, नानी बनते हैं, जो बहन भाई होते हैं, जो चाचू बनते हैं, ताया बनते हैं, सो पूरा एक घर खुशी के कह लें आलम के अंदर होता है। सो ये भी उसकी एग्जांपल है कि एक उस बच्चे के आने से सिर्फ एक बंदा खुश नहीं हो रहा, या उस एक घर में एक बंदे के काम करने से एक बंदा खुश नहीं हो रहा, बल्कि सब खुश हो रहे हैं। या अगर कोई छोटा बच्चा घर में फर्स्ट आता है, या सेकंड आता है, या कोई अच्छी पोजीशन लेता है, कुछ अच्छा काम करता है, तो ऑब्वियसली एक बंदा घर में खुश नहीं होता, सारे घर में खुश होते हैं। ठीक है, सो ये भी इससे ये बताता है कि उस खुशी से बाकी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, उस यूटिलिटेरियनिज्म से, या उस काम करने से क्या सारे खुश हो रहे हैं, या सिर्फ वो अकेला, वो खुद बंदा खुश हो रहा है, या सिर्फ उसके साथ वाला खुश हो रहा है। तो ये भी डिफाइन करना ना, क्वांटिफाई करने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म को बड़ा जरूरी है। फिर वो खुशी कितनी देर के लिए रह रही है वो काम करने से। जैसे कि एक मैं बुक में पढ़ा था कि शादी करने से आपका तकरीबन जो मैक्सिमम खुशी होती है ना शादी की, वो 3 माह रहती है। उसके बाद जिंदगी आपकी बिल्कुल वैसे रूटीन पे आ जाती है जैसी होती है, या रूटीन बदल जाती है, या चीजें, वो जो आपकी जो नई रूटीन होती है वो आपके लिए फिर बोरिंग हो जाती है, दोबारा से वही सारी चीजें हो जाती हैं। सो जो खुशी जो है ना, वो ज्यादा देर नहीं रहती किसी भी काम की, ये बात तो ऑब्वियस है। ठीक है, आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई ना, आपको उस अच्छी जॉब की खुशी भी 1 साल, 5 माह, 10 माह इतनी ही रहेगी, उसके बाद वो चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। सो ये सारे कह लें प्रिंसिपल्स थे, या ये सारे कह रहे हैं वो वेरिएबल्स थे कि जिनको मेजर करके आप यूटिलिटेरियनिज्म को क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो मतलब अगर आप इन किसी भी एक काम जो का आप कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें देख लें, और अगर वो सारी ये सारी चीजें इसमें 100% मौजूद है, तो 100% टेलिटेनिज्म है। सो इनकी सारी की परसेंटेज करके एवरेज करके, ये मेथड तो उसने नहीं बताया कि किस तरह इनको इसको क्वांटिफाई करना है, किस यूनिट के अंदर इसको करना है, लेकिन उसने कहा कि ये 7 क्राइटेरियाज हैं जिनके तहत हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये कितने परसेंट हैप्पीनेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, एक इसको छोटा कर लेते हैं अपनी वीडियो को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल की बात करें, उसने ये कहा, अब ये वो बात करो जो मैंने आपको कहा था ना, मैं एंड में बताऊंगा कि पूरी कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट होता है। उसने ये कहा था कि एन एक्शन इज राइट इन सो फार इट प्रोमोट्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि अगर सारी कम्युनिटी मिलके कोई एक फैसला कर ले कि या कोई ऐसा काम करने से पूरी कम्युनिटी को खुशी मिलती हो, कोई एक ऐसा लॉ हो जिसको पास करने से पूरी कम्युनिटी को बहुत खुशी मिले। जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम ये लॉ पास कर दें कि जी पेट्रोल 100 रुपए से महंगा नहीं बिकेगा, तो इससे सबको खुशी मिलेगी, ऑब्वियस बात है। लेकिन इससे भी कह लें कुछ परसेंट लोग जो हैं जो पेट्रोल का कारोबार करते हैं वो इफेक्ट होंगे। तो इससे अच्छी एग्जांपल भी दी जा सकती है, अभी मेरे जहन में वो एग्जांपल नहीं आ रही इससे अच्छी भी। लेकिन कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जाए, या कोई ऐसा कानून पास कर दिया जाए, या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे पूरी कम्युनिटी जो है, या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो खुश हो जाए। सो पेट्रोल वाली बात इसका मतलब फिर ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी यहीं से लिया जा सकता है। मतलब कि अगर आपने कोई भी कानून पास करना है या कोई भी लॉ पास करना है, उसका मेन क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी पे उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या हमारी कम्युनिटी के अंदर यूटिलिटेरियनिज्म बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, सो ये था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, जो कि इस यूटिलिटेरियनिज्म से क्या जो निकला है, और यूटिलिटेरियनिज्म इसकी मेन बेसिस है। फिर जी जेरेमी बेंथम ने टाइप्स ऑफ प्लेजर और पेन भी बताई थी। इसने टोटल कह लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और तकरीबन 16 टाइप्स ऑफ जो है ना प्लेजर की इसने टाइप्स बताई। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर के अंदर ये लाजमी लिखना, नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से प्योरिटी, रिलीफ, होप, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें करने से आपको प्लेजर्स मिलते हैं। और इंटेलेक्ट होने से आपको प्लेजर मिलता है जब आप किसी को किसी डिबेट में आप जीत जाए, या किसी से कोई बात कर रहे हो और उसमें आप एक अच्छा पॉइंट दें, तो आपको एक इंटरनल खुशी महसूस होती है। आपकी रेपुटेशन अच्छी हो तो आपको खुशी महसूस होती है। आपको किसी अच्छी बंदे के साथ एसोसिएशन हो तो उसको आपसे खुशी मिलती है, आपको उससे खुशी मिलती है, उसको भी आपसे खुशी मिलती है। अगर यूनिटी हो, इत्तेफाक हो, यूनिटी से मतलब है इधर इत्तेफाक, ठीक है, ये वो वाला यूनिटी नहीं है जो आप समझ रहे हैं।
ठीक है, इस यूनिटी से मतलब है इत्तेफाक। अगर बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो आपको उससे खुशी मिल रही होती है। आपकी कोई अच्छी मेमोरी हो तो उससे आपको खुशी मिल रही होती है। आपकी इमेजिनेशन में आप कोई बड़े आदमी बन जाए इमेजिनेशन में, तो आपको उससे भी खुशी मिल रही होती है। सो ये सारे इनको खुद समझ लीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगले टाइप्स ऑफ पेन की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी इसने टाइप्स ऑफ पेन बताई थी, ये आपको सारी याद करनी पड़ेंगी और सारी की सारी पेपर में लिखनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर करें कि कम से कम अगर वो 16 है तो आप वो 12 या 13 या 14 तो लिखे ना। और अगर ये 4 और 8 12 है तो कम से कम आप पेपर में 10 तो लिखे ना। तो इसको मैंने याद करने का एक तरीका बनाया था। इसका भी मैंने देखें याद करने का एक तरीका बताया था कि आप CF5 एक लफ्ज याद कर लें। तो पहला पहला सबका वर्ड याद हो जाएगा। C से मतलब सर्टेनिटी, F से मतलब फिकंडिटी, P से मतलब प्रोपिनक्यूटी, आई से इंटेंसिटी, पीओ से प्योरिटी और ई से एक्सटेंट और डी से ड्यूरेशन। सो अगर आप ये एक वर्ड याद कर लें CF5, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और ये याद रखिएगा, ये वाले वर्ड्स जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये अगर आपने ना लिखे तो आपका तो क्वेश्चन ही कह ले सारा फारिग है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेजर एंड पेन की भी मैंने लिखी थी। प्रिज्म, विप, रुम्बास। प्रिज्म, विप, प्रिज्म के तो स्पेलिंग आपको आते होंगे। विप का मतलब WHIP। और रुम्बास, ये मैंने 3 वर्ड जो थे वो याद कर लिए थे। अब इनका पहला पहला वर्ड ना हर जगह मौजूद है। जैसे W से वेल्थ, H से होप, I से इमेजिनेशन, P से प्योरिटी, R से रिप्यूट, और U से यूनिटी, M से मेलवोलेंस, B से बेनेवोलेंस, A से एसोसिएशन और S से सेंस। ठीक है। सो ये भी एक तरीका है। प्रिज्म भी है साथ इसके। ठीक है। सो पेन और प्लेयर ना काफी आपस में मिलते जुलते हैं। सो अगर आप ये प्रिज्म वे प्रोम्बस याद कर लेना तो आपको काफी कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं जो मैच कर रही हैं। जैसे कि अभी आप देखें, पिटी मैच कर रही है, सेंस मैच कर रही है, इमेजिनेशन मैच कर रही है, इल रिप्यूट मैच कर रहा है। ये सारे जो है ना आपके वर्ड्स पिछले उससे मैच कर रहे हैं। सो इसमें 2-3 वर्ड्स ही आपको अलग, मेमोरी भी मैच कर रहा है, देखें अलग ही याद करने हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकियावेली को पढ़ेंगे। और बाकी अगर आप को ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो उसका नंबर भी नीचे दिया हो गया। आप मेरे कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, वो आपको इसका जो आपके मैसेजेस हैं वो मुझे पहुंचा देंगे।